देखिए ये हमने खुद डिस्क्रिमिनेशंस की हुई हैं, वरना हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। जो एक मेल के राइट्स हैं वही फीमेल के भी राइट्स हैं। और हमारा काम जो असेंबलीज में जो लोग जाते हैं उनका काम सिर्फ लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग है। और उस पॉलिसी मेकिंग में ऐसी चीज़ें अगर हम डाल दें जिसके आप समझ लें कि लॉन्ग टर्म प्लान्स हमें बनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म्स नहीं कि बस एक हुकूमत आई तो वो पिछली पॉलिसियाँ ख़त्म, नई हुकूमत दूसरा। आपके घर में रोटी नहीं बन रही, आपके घर में मजबूरियाँ हैं, मुश्किलात हैं, बड़ा कुंबा है, एक दो कफ़ील हैं, वो कैसे सँभालेंगे चीज़ों को? तो हल्के के लिए देखें, अभी तो लोग मुझे तो गलियाँ, सड़कें भी गिनवाते हैं कि ये भी आपने बनवानी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी तो ज़रूर हम उनकी जहाँ तक हेल्प करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होगी हम ज़रूर करेंगे। इससे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं ही जीत रही हूँ लेकिन ये तो अब इलेक्शन का दिन बताएगा 8 फरवरी का कि वाकई वोट दिया कि नहीं दिया लेकिन फिर भी मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो 8 फरवरी को ट्रैक्टर के निशान पर ठप्पे लगा के ना तो मुझे कामयाब करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरूँ। और बोल वतन की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और बड़ा हँसता मुस्कुराता चेहरा है। मैम क्या कहेंगी इलेक्शन के हवाले से, क्या देख रही हैं इस वक़्त आप? मैं देख रही हूँ कि अभी तो मैं आवाम की तरफ देख रही हूँ कि मुझे वोट दें और कामयाब करें, क्योंकि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स जिनको मैं compete कर रही हूँ वो यूसुफ रज़ा गिलानी और अहमद हुसैन डेहड़ हैं, और कुछ जमात इस्लामी के भी हैं, एक इंजीनियर तो आतिफ के नाम से हैं। तो देखें आवाम किसको सेलेक्ट करती है, ये तो अब पता चलेगा इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट के हम में से किसको चूज़ करती है आवाम। आज़ाद उम्मीदवार की बात की जाए तो वो भी इस वक़्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं हल्के में। आपकी हल्के की कैंपेन कैसी चल रही है? देखिए मैं हर जगह जा रही हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, अपने बारे में बता रही हूँ। हो सकता है मेरी बात सुन के उनके ख़यालात तब्दील हो जाएं, और मुझे वोट दे के अगर कामयाब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जो ऐसे एक नया बंदा आ रही हूँ यहाँ पर, तो नई एनर्जीज़ के साथ आऊँगी और नए ही काम करूँगी फ्रेश, और लोगों को हेल्प आउट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदर, क्योंकि इसका जज्बा मौजूद है अच्छा मैम, तमाम हल्के में कोई ख़ातून नज़र नहीं आई हमें आपके अलावा, जी और आपके पैनल फ्लेक्स जो हैं वो बाकायदा अवेज़ा भी किए गए हैं। क्या जी। समझती हैं कि तमाम हज़रात में एक ख़ातून का होना कैसा लगता है? देखिए ये हमने खुद डिस्क्रिमिनेशंस की हुई हैं, वरना हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। जो एक मेल के राइट्स हैं वही फीमेल के भी राइट्स हैं। और अब असेंबलीज़ में जब है ये गुंजाइश के खातून भी आ सकती है और आदमी भी आ सकते हैं, हाँ ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें एक औरत का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट ये है कि मैं बहुत सारी मुश्किलात ऑलरेडी भी फेस करके ही अपने बिज़नेस में भी इसी तरह कामयाब हुई हूँ, और शायद मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करके उस पे चल के देखती हूँ कि कहीं मुझे सक्सेस मिलता है कि नहीं। अच्छा मैम, बहुत अच्छी आपने बात कर दी और बिज़नेस के हवाले से आपने बात कर दी है। अमूमन सियासतदानों की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जायदादें होती हैं, ज़मीनें होती हैं, तो आपका क्या कारोबार है? क्योंकि लाज़मी बात है आपके हल्के की अवाम जानना चाहती है कि आपका कारोबार क्या है? क्या आप भी उन सियासतदान की तरह हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, ज़मीनें हैं, जायदाद हैं? देखें ये तो रिस्क की बांट तो मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से होती है, किसी को थोड़ा देता है किसी को ज़्यादा। ऐसे कुछ उसने मेरे हिस्से का भी रिस्क रखा हुआ है जो मुझे भी मिलता है। लेकिन बेसिकली मेरा काम है, हैंडवर्क को मैं प्रमोट करती हूँ, और जो जितने इर्द गिर्द के गांव हैं, बल्कि आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे पहला विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी मैंने ही बनाया है। मैं उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, साउथ पंजाब विमेन चैम्बर के नाम से था, और उसका इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर ने किया था क्योंकि वह हिस्टोरिकल इवेंट था। और ये सब मैंने अपनी मेहनत और कोशिश से किया था कि मैं जिसको समझती थी कि औरतों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने औरतों के कारोबार बहुत छोटे होते हैं। तो इस चैम्बर के बनने से बहुत सारी लेडीज़ मोबिलाइज हुई हैं, अभी तक भी हैं, जिनको बहुत फ़ायदे मिले हैं, और मैं ये समझती हूँ कि एक अच्छा एफ़र्ट था जिससे आगे लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपनी तरक्की के लिए।
इस हिसाब से देखा जाए तो ख़वातीन के जो वोट्स हैं तो वो मैडम अनीला इफ्तिखार की जानिब भी जो है वो जा रहे हैं तमाम, और कारोबार के लिहाज से देखा जाए। अच्छा मैम, थोड़ा सा अपना फैसला सियासी 8 को होगा, 8 तारीख को फैसला होना वो फैसला 8 तारीख को होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बिज़नेस को प्रमोट किया जा रहा है, ख़वातीन को आगे लाया जा रहा है, तो मैडम अनीला इफ्तिखार का इसमें एक बहुत 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 बड़ा हाथ है। अच्छा ये बताइएगा, कुछ सियासी कैरियर के हवाले से अपने बताइएगा, कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, मैंने सियासत तो मेरी विमेन चैम्बर से ही स्टार्ट हो गई थी। वो भी एक पॉलिटिकल ही इंस्टीट्यूशन होता है। फेडरेशन में भी मैं रही हूँ, ईसी मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर रही हूँ। लेकिन मैंने बेसिकली ये मैंने खुद ही इसमें स्टार्ट लिया पॉलिटिक्स में, कि मैं चाह रही थी कि जब तक हम लोग कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं बिज़नेस के बारे में, मैं जो समझती हूँ कि हम किसी को अगर कहें भी तो वहाँ तक सुनवाई इतनी नहीं होती। हम जैसे चाहते हैं अपने बिज़नेस में फैसिलिटेशन और चीज़ें, तो मैंने सोचा कि खुद ही पॉलिटिक्स में आके किसी ऐसे मकाम पे हम जाके और कुछ और बिज़नेस बेनिफिशियल उसको बनाएं पॉलिसीज़ के ज़रिए, कि जिससे हम अपने मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाएं। क्योंकि अभी आपको देख रहे हैं हम कितने महंगाई के बोझ में हैं, और आईएमएफ का कर्ज़े पे कर्ज़ा आ रहा है, जबकि मेरी अपनी सोच ये है कि अगर हम मुल्क की आवाम को इतना मोबिलाइज़ कर दें कि वो फ़ॉरेन एक्सचेंज कमा के लाएं, तो हम आईएमएफ के कर्ज़े से हमें छुटकारा मिल सकता है। मुझे उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, और अगर हम आईएमएफ के कर्ज़े से हमारा छुटकारा हासिल हो जाएगा, तभी हमारी आवाम आसूदा भी हो गई, महंगाई भी कम होगी। ये जो हमें बिजली के बिल इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं, इसमें बिल तो एक लिमिटेड होता है, उसके ऊपर बाकी सारा कुछ हमारा आईएमएफ को हमने पे करना होता है। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं, इसके लिए हमें, वैसे तो हमारे मुल्क को थिंक टैंक्स चाहिए, और थिंक टैंक्स थे भी सही, लेकिन वो आई डोंट नो वो पॉलिसीज़ में चेंजेस क्यों नहीं ला रहे। और इसलिए हमें खुद खड़ा होना पड़ रहा है कि हम लोग अगर जीत जाएं तो हम आगे कुछ ऐसी, एमएनए का काम कोई सड़कें गटर ये बनाना नहीं होता, उसका काम है पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ मेकिंग। और उस जब लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में चीज़ें अच्छी और उसको समझना चाहिए कि देरपा होती हैं, तो तभी जाके सक्सेस होता है किसी चीज़ का। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अमूमन जो है वो जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोगों को यही बात होती है कि जी हमारी गलियाँ बनवा दें, हमारी सड़कें बनवा दें, जबकि ये काम जो है ये एमएनए एमपीएस के नहीं होते हैं। ऐसी है ना मैम? हाँ, हमारा काम जो असेंबलीज़ में जो लोग जाते हैं उनका काम सिर्फ लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग है। और उस पॉलिसी मेकिंग में ऐसी चीज़ें अगर हम डाल दें जिसके, आप समझ लें कि लॉन्ग टर्म प्लान्स हमें बनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म्स नहीं कि बस एक हुकूमत आई तो वो पिछली पॉलिसियाँ ख़त्म, नई हुकूमत दूसरा। आप देखें जैसे काफ लीग ने एक काम किया था मुशर्रफ साहब के साथ मिल के, जब ये काफ लीग बनी थी तो उन्होंने एक काम किया था कि 1122 बनाई थी। उसमें गिलानी साहब की हुकूमत भी आई, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत भी आई, बहुत चेंजेस आती रहीं, लेकिन वो चल रही है। तो हमें ऐसे लॉन्ग टर्म कामों की ज़रूरत है कि जो जो चलते रहें, चाहे बंदे बदलते रहें। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो डेमोक्रेसी में ये है ना कि हमें हर हर दफ़ा बंदे बदल जाने चाहिए, लेकिन अमूमन हमारा यहाँ नहीं, हमारे में वो फिर फैमिली उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है और फिर फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होता है। तो असल में डेमोक्रेसी यही है कि आपकी पॉलिसीज़ और आपके लॉज और आपकी चीज़ें इतनी इतनी सेटल्ड हों, जैसे आर्मी में या दूसरे इदारों में हैं, कि बंदे आते जाते रहते हैं मगर वो पॉलिसीज़ फिक्स रहती हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा आपका कोई सियासी बैकग्राउंड? नहीं, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। मैं खुद शायद मेरे दिमाग में कहीं सियासत बिल्ट इन है उसके थ्रू आ रही हूँ। लेकिन ये है कि कोई वैसे मेरे एक अंकल थे सरदार आशिक मज़ारी, वो पॉलिटिक्स में थे, और शीरी मज़ारी भी थी। बस शायद उनसे इंस्पिरेशन ली हो मैंने। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अमूमन देखा जाता है कि जब आप हल्के में जाते हैं जी। तो लोग जो है वो काफ़ी सवालात करते हैं, आपसे भी किए गए होंगे। मोस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है? मोस्टली जो लोग हैं ना वो बहुत, मैं तो जिन लोगों से मिली हूँ मुझे ऐसे लगा है कि बहुत तमाम मुश्किल में ही है। और मैं आपको बेसिकली बताऊँ, मैं ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन हुई है लेबर क्लास तबके से। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि वाक़ई वो लोग बहुत मुश्किल कंडीशंस में रह रहे हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि बस अल्लाह ताला की देन है जिसको जिस तरह से रखता है, मगर मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर।
और इस बात का मुझे दुख भी होता है और कुछ कर नहीं सकती। अच्छा मैम ये बताइएगा, पार्टी मंशूर के हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी, पार्टी के मंशूर में तो हमारे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, हमारी पार्टी में करप्शन का लेवल कम ही लोग हैं। मैंने किसी को ऐसा देखा नहीं कि जिसको करप्शन के नाम से कभी अब्यूज़ किया गया हो, ठीक है? लेकिन ये है कि उसके अलावा हमारी पार्टी का मंशूर एजुकेशन, हेल्थ और ह्यूमन राइट्स, और प्लस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी है स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम ज़रूर एम्फसाइज़ करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जैसे डिग्रियां लेके एमबीए और डॉक्टर्स और एक ही लाइन पे चलते हैं, उनके लिए आगे जॉब प्रोविज़न इतना आसान नहीं है। जबकि अगर आप स्किल कोई अगर वो हासिल कर लें, ऐसा हुनर जिससे वो अपने आप को कम से कम सोसाइटी में इनकम जनरेशन का अपना प्रोजेक्ट खुद से चला सकें एंटरप्रेन्योरशिप से, और उसके अलावा बाहर के मुल्कों में भी जो है उनको भी स्किल्ड लेबर चाहिए उनको। डॉक्टर्स और बड़ी हाई ऑफिशियल जॉब से ज़्यादा वो हमसे डिमांड करते हैं प्लम्बर, टेक्नीशियन और ऐसे बच्चे जो स्किल्ड उन जिनके पास हो। अच्छा मैम क्या कहेंगी, पाकिस्तान में भी रोज़गार है, लोग बाहर क्यों जाते हैं? पाकिस्तान में रहकर ये तमाम चीज़ें लोग रोज़गार नहीं अपना कमा सकते, पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं? थोड़ा सा इस बात से भी हमारे से बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान से बाहर इसलिए जाते हैं, साफ ज़ाहिर है, जब आप देखें ना, आपके घर में रोटी नहीं बन रही, आपके घर में मजबूरियां हैं, मुश्किलात हैं, बड़ा कुंबा है, एक दो कफ़ील हैं, वो कैसे संभालेंगे चीज़ों को? तो फिर लोग तंग आके कहते हैं चलें जी बाहर जाएं। उनको अट्रैक्शन लगती है कि वहाँ का पैसा ज़रा थोड़ा सा हमारे से कुछ चंद रुपए ज़्यादा होता है, तो वो हम डबल करके भेजेंगे, तो शायद ऐसा है। लेकिन वो बेचारे भी वहाँ बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और जिस तरह से वो कमा के यहाँ भेज रहे होते हैं वो भी एक उनको ही पता होगा कैसे कर रहे हैं। बहरहाल ये है कि बच्चों के लिए यहाँ हमने इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रखी हुई कि अगर जैसे अब एमबीएज़ हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें जाके उनकी खपत हो जाए। तो अगर ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, और जैसे अब पॉपुलेशन भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें बच्चों के सिलेबस में ही एंटरप्रेन्योरशिप को डाल देना चाहिए कि आप डिग्री करने के बाद आप वेट नहीं करें और आप अपना काम कोई ना कोई शुरू कर दें, कोई हुनर लेके या किसी भी तरह से, और या हुनर भी हम साथ ही सिखाना शुरू कर दें एजुकेशन के साथ, ताकि वो हमें बच्चे का एप्टीट्यूड भी पता चल जाएगा कि बड़े होके उसका रुझान किस तरफ जा रहा है। तो हमें ये एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी अगर हमने आगे अपनी यूथ को हार्नेस करना है। अच्छा मैम आप इलेक्शन जीत जाती हैं, जी। और वो जो लग रहा है, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन की जिस तरह का वर्किंग कर रही हैं, तो ख़वातीन के जो वोट्स हैं वो तो आपकी गुफ्तगू से लग रहे हैं मुझे कि मुझे ख़वातीन के अलावा जेंट्स को भी वोट देने चाहिए क्योंकि मुझे दोनों के वोट्स चाहिए। जी, मैं दोनों के वोट चाहिए। अच्छा आप जीत जाती हैं इलेक्शन, हल्फ भी ले लेती हैं, तो इंशाल्लाह। पहला ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगी हल्के के लिए? हल्के के लिए देखें, अभी तो लोग मुझे तो गलियां सड़कें भी गिनवाते हैं कि ये भी आपने बनवानी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ताकत दी तो ज़रूर हम उनकी जहाँ तक हेल्प करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होगी हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि मेरा ज़्यादा फोकस यूथ को हार्नेस करने में है कि मैं बच्चों को देखती हूँ ना, बड़ी मायूसी उनमें आ जाती है जब वो डिग्रियाँ करके कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ पेपर, और डिग्री करके वो बच्चे, उनको समझ ही नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं। तो हमें एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है, प्लस हमें ये पॉलिसीज़ में भी ये चीज़ें लानी है कि उनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करने हैं, ताकि वो लोग जो हमारा फ्यूचर है ना, वो मायूसी की तरफ जाके, नशे की तरफ जाके, इन चीज़ों में जाने से बेहतर है कि वो किसी काम से लग जाएं। अच्छा मैम ये बताइएगा, अमूमन जब आपकी मुलाकात होती है तो जैसे आप किसी जगह पर जाती हैं, आपकी मीटिंग होती है, कॉर्नर मीटिंग होती है, तो उसमें आवाम कहती है जी हम आपको ही वोट देंगे, तो उनके वो जो जवाब होता है उससे कैसा लगता है आपको? उससे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं ही जीत रही हूँ। लेकिन ये तो अब इलेक्शन का दिन बताएगा 8 फरवरी का कि वाकई वोट दिया कि नहीं दिया। लेकिन फिर भी मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो 8 फरवरी को ट्रैक्टर के निशान पर ठप्पे लगा के ना तो मुझे कामयाब करें, और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरूँ। अच्छा मैम कोई ख्वाब नहीं दिखा रही। अच्छा लास्ट में देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि 5 साल में ये एक मौका मिलता है आवाम को
कि वो अपनी पसंद का अच्छा लीडर अगर चूज़ कर लेंगे तो पाकिस्तान की अगली 5 साल की किस्मत संवर जाएगी, वरना पुराना तो चल ही रहा है। जी बिल्कुल, हंसता मुस्कुराता चेहरा और गुफ्तगू बहुत अच्छे करती हैं। और आप क्या राय रखते हैं इनके हवाले से, लाजमी कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। वोट लाजमी डालने जाएं, कास्ट लाजमी करें, ताकि आपका एक वोट किसी का पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बदल सकता है। तो अपनी वोट का हक लाजमी अदा कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। छुट्टी नहीं करनी है आपने, वोट लाजमी कास्ट करना है, ट्रिप पे नहीं जाना। मैम, ट्रिप पे लोग चले जाते हैं ना अमूमन, तो वो नहीं, ये मैंने रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों से की है कि आप प्लीज़ उस दिन कोई थोड़ी देर का टाइम निकाल के तो वोट दे के हमें अगर कामयाब करेंगे तो 5 साल अगले आपके अच्छे बेहतर सोच सकते हैं उसके बारे में। सोच सकते हैं इसी के बारे में। जिसके साथ में मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।